आज का हमारा आर्टिकल है स्टोइशो। देखिए, सबसे पहले बात आती है स्टोइशो या स्टीशो में आप क्या पढ़ेंगे, ठीक, उसको समझते हैं। जैसे कि रिएक्शन दे रखी है आपको, इस रिएक्शन के अंदर लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है, राइट साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के कितने कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट कितने कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, आगे पढ़ सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल दूं तो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होंगे वो देख सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मोल्स में देख सकते हैं, अमाउंट में देख सकते हैं। ठीक, एक साइड अमाउंट हो मतलब वेट हो, एक साइड वॉल्यूम हो, ऐसे चेंजेस देख सकते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम में देख सकते हैं, मोल्स वेट में देख सकते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हो, मोल्स हो, वेट हो, ठीक है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हो, मोल्स हो, वेट हो, या इनकी वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, आपस में इनके क्या क्या रिलेशन है, कितने अमाउंट से कितना कितना बनेगा। यानी इन शॉर्ट बोलो तो एक केमिकल इक्वेशन है, एक केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप स्टोइशो में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, स्टोइशो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक लेवल पढ़ेंगे, जो आगे बहुत डिटेल में आएगी वो केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद सीखोगे, अभी समझ में नहीं आएगी। ठीक, इनफैक्ट रेडॉक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, 2 चैप्टर आगे आएंगे। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आएंगे। जब आप इक्वेशंस बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, तब आपको इसका एडवांस लेवल बनेगा। ठीक है, अभी आप बेसिक स्टोइशो सीखेंगे। ठीक है, ये इधर सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जो अभी आपको करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टोइशो के लिए मैंने क्या काम करा, कुछ ऐसी बताने के लिए, जैसे एक इक्वेशन ले ली, N2 + 3 gives rise to NH3। यहाँ आपको एक केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट देखो, ये कोफिशिएंट होते हैं जिन्हें स्टीशियोमेट्रिक यानी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी बोला जाता है। क्या? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी बोला जाता है। ये कोफिशिएंट्स ये डिसाइड कराते हैं कि ये इस रिएक्टेंट के कितने कितने मॉलिक्यूल्स या मोल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसके 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक, एक चीज ऐसी मोल्स में चल सकता है, इसका एक मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल्स बना रहा है। ठीक, ऐसी अमाउंट में आ सकता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, तो 14 टू द 28 ग्राम इसके कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, इसका एटॉमिक वेट है 1, 1 टू द 2, तो यहाँ 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है, टोटल वेट लेना है, दैट इज 6, तो इसका 28 ग्राम, इसके टोटल 6 ग्राम। मॉलिकुलर वेट तो 2 है मगर टोटल है 6, तो इसका 28 है, इसके टोटल अमाउंट ऑफ 6 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। और इसका कितना बना रहा है, इसका टोटल मॉलिकुलर वेट आएगा 17, मतलब इतने पार्ट का, मल्टीप्लाई बाय 2 होके 34, तो इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करके इसका 34 ग्राम बना रहा है। ठीक, ये चीजें समझ में आती है। वॉल्यूम की भी टर्म्स में आ सकता है पर अभी नहीं, मोल कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है, यानी किसका कितना अमाउंट कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है एज पर इक्वेशन। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि अगर मैं इसका 28 की जगह पे 10 ग्राम ले लूँ तो ये कितने कितने यूज होंगे, ये 10 ले लूँ, ये 4 ले लूँ, कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कितना बनेगा, यानी कितने कितने रिएक्टेंट में चेंजेस करके प्रोडक्ट में चेंजेस कैसे कैसे होंगे, मैं ये सारी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। ठीक, और यही होने वाला है, इसी टाइप के चेंजेस होने वाले हैं। पर उन सब पे जाने से पहले एक चीज सीखो, एक टर्म होती है लिमिटिंग एजेंट, ये लिमिटिंग सब्सटेंस, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये कौन होता है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इसका यूज सीखिएगा तो जल्दी जल्दी समझ में आती रहेगी। स्टोइशो की जितनी वैरायटी है एक एक करके क्वेश्चंस में मैं आपको सिखाता जाऊंगा। ठीक, बहुत सारी वैरायटीज हैं, टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है, और इस आर्टिकल को तमीज से सीखिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए होता क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, लिमिटिंग एजेंट बोल दो, लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो, एजेंट मत बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग सब्सटेंस बोल दो, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल दो, इवन लिमिटिंग एजेंट भी बोल सकते हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, फिलहाल रिएजेंट बोलते हैं। तो देखो, लिमिटिंग सब्सटेंस या लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, हाँ, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। आप कहोगे मतलब, मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल लो, आप सब मिलके और मैं इक्वल पार्टनरशिप में क्लाइंट परचेज करते हैं, हमने क्लाइंट खरीद लिया अच्छा खासा, फिर हमने एक डील करी कि चलो मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद 50-50% पार्टनरशिप, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी 50-50% होगा। ठीक, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाना चालू करा, पर हुआ क्या, जैसे कॉम्प्लेक्स बनता बनता एंड तक ही पहुंचने वाला था, मेरा अमाउंट खत्म हो गया। ऑब्वियसली मैं अकेला हूँ, आप इतने सारे, तो मेरा ही अमाउंट खत्म होगा, मेरा अमाउंट खत्म हो गया। ठीक, अब पॉइंट ये आता है, क्या आप लोग उस कॉम्प्लेक्स को बनाना कंटिन्यू रखेंगे?
सीधी सी बात है, कोई भाईचारा नहीं। अगर प्रैक्टिकल बात करें, अगर हम लोग वैसे बात करें क्या कि प्रोफेशनली बात करें, तो आप लोग बिल्कुल नहीं रखेंगे। यानी आप लोग भी पैसा लगाना बंद कर देंगे। जबकि खत्म मेरा पैसा हुआ था, आपके पास बचा हुआ है सबके पास पैसा, ठीक है, मगर आप लोग उस कॉम्प्लेक्स को नहीं बनाएंगे फिर आगे। यानी हुआ क्या, मेरा पैसा खत्म होने की वजह से कॉम्प्लेक्स के बनने पे क्या लग गई, लिमिट लग गई, तो मैं लिमिटिंग सब्सटेंस कहलाऊंगा। समझ में आया? यानी जो पहले खत्म हो गया, मैं नहीं, मेरा पैसा खत्म हो गया, ठीक है, तो मेरा पैसा लिमिटिंग सब्सटेंस कहलाएगा, ऐसे समझो। या इनफैक्ट फिलहाल मुझे ही कह लो कि मैं लिमिटिंग सब्सटेंस कहलाऊँ। क्लियर होती है ये चीज़ कि आई एम द लिमिटिंग सब्सटेंस, जो पहले खत्म हुआ, ठीक, याद रखिएगा। अब इसी चीज़ को एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। याद रखना, लिमिटिंग वो जो पहले खत्म हो जाए, ठीक, लिमिटिंग वो जो पहले खत्म हो जाए, याद रखिएगा। और विद कोफिशिएंट ध्यान रखना होता है। फिलहाल कोफिशिएंट का रोल नहीं है, फिलहाल नॉर्मल है, तो नॉर्मल समझते हैं। पहले बेसिक समझ लो। एक क्वेश्चन दे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बैक का 23rd क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि इक्वेशन आपको दी है a+b2 के ab2, प्रोडक्ट से फिलहाल मतलब नहीं है। उसने कहा ये आइटम है, ये मॉलिक्यूल है, भाई ये एक आइटम है अकेला, ये मॉलिक्यूल है, ठीक। उसने मुझे कहा कि अगर मैं इसके 300 आइटम लूँ, इसके 200 मॉलिक्यूल लूँ, तो आइडेंटिफाई करके बताओ लिमिटेड कौन। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ कोफिशिएंट देखो, पता लगाने का तरीका बता रहा हूँ। कोफिशिएंट देखो, यहाँ भी बने, यहाँ भी बने, तो 1:1 की रेशियो है। 1:1 की रेशियो है, मतलब अगर ये एक आइटम इसका यूज होगा तो एक मॉलिक्यूल इसका यूज होगा, यानी एक आइटम इसका तो एक मॉलिक्यूल इसका, 5 आइटम इसके तो 5, यानी 1:1 की रेशियो में ये होता है कि 1:1 की रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो अब चेक करो, 1:1 की रेशियो में रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले देखो दोनों में कम कौन है, ये कम है, तो अगर इसके 200 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने आइटम्स रिएक्ट करेंगे, 200, क्योंकि 1:1 की रेशियो है। तो कौन बचेगा, ये बच जाएगा। तो खत्म कौन हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो यही लिमिटिंग, ठीक। अगला केस देखो, ये 2 आइटम है, 3 मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली ये पहले खत्म होंगे। ये 100, कोई लिमिटिंग नहीं है, दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक। ये 5, ये 2.5, ये पहले खत्म होगा, ये 2.5, ये 5, ये पहले खत्म होगा। जो पहले खत्म होगा वही लिमिटिंग है। समझ में आता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। तो 23rd डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन में वो क्या रहा है, एग्जैक्ट लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ आपके लिए, हाँ, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। वो कह रहा है, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस है 10 वॉल्यूम्स, reacts with 5 volumes of oxygen gas, then how many volumes of water vapor can be produced? देखिए, स्टोइशो में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको केमिकल इक्वेशन गिवन दी है तो बढ़िया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर आपको केमिकल इक्वेशन नहीं दी है तो पहले आपको केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ती है। अनलेस आप केमिकल इक्वेशन नहीं बनाते, प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन अनलेस आप नहीं बनाते हैं, तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। तो स्टोइशो का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्हें केमिकल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अनलेस उन्हें केमिकल इक्वेशन बनानी नहीं आती, क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। वो कोई ट्रिक लगा के कर दें, भेड़ दें, वो बात अलग है, पर आगे चल के अटक जाओगे कहीं पर भी। अच्छे लेवल पे क्वेश्चन कभी नहीं होंगे अनलेस इक्वेशन नहीं बनेगी। इसीलिए आर्टिकल कॉम्पिटिटिव पे सबसे हार्ड होता है, सबसे हार्ड। इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द टफेस्ट आर्टिकल बन जाता है ये वाला कॉम्पिटिटिव। स्कूल पे इतना कुछ नहीं है क्योंकि बेसिक इक्वेशन है, ठीक। सुनिएगा, अब उसने क्या कहा, उसने कहा इसकी 10 यूनिट वॉल्यूम इसकी 5 यूनिट वॉल्यूम से रिएक्ट करेंगे। अब H2O2 से लेकर के क्या बनाता है, वाटर ही बनाता है, बना दिया वाटर, ठीक। बैलेंस करो इक्वेशन को, हाँ, इक्वेशन को बैलेंस करो, नहीं तो बैलेंस भी नहीं, H2 + O2 क्या बनाएगा, 2H2O, ठीक। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे, इसको बैलेंस करोगे तो जरा चेक करो, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो यानी अब वो क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन होनी है। अब वो कह रहा है अगर मैं इसकी 10 यूनिट वॉल्यूम लूँ, इसकी 5 यूनिट वॉल्यूम लूँ, तो इसकी कितनी यूनिट वॉल्यूम बनेगी। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:1 की रेशियो है। किसकी रेशियो है, 2:1 की। मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ये 10 लेना है, ये 5 लेना है। यहाँ रेशियो क्या है, 2:1 की। यानी अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 करेगा, या इसकी 2 यूनिट वॉल्यूम रिएक्ट करेंगी तो इसकी 1 यूनिट वॉल्यूम रिएक्ट करेगी। 2:1 है ना, ये जितना भी रिएक्ट करेगा इसका आधा करेगा, ठीक है। और ये बनेगा कितना, उसको सोचो। जब ये इसकी 2 यूनिट रिएक्ट कर रही है, इसकी 1 यूनिट रिएक्ट कर रही है, तो इसकी कितनी यूनिट बन रही है, 2। आगे आओ। अब अगर मैं इसे 10 लाना चाहूँ और इसे 5 लाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर इसकी 10 यूनिट रिएक्ट करेंगी तो इसकी 5 करेंगे,
5 से मल्टीप्लाई करा है तो ऑब्वियसली उधर भी ऐसा ही होगा। अगर 5 से इसे मल्टीप्लाई करो तो 5 से इसे भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 5। ये तो किया है मैंने। आप कहोगे 5 से क्यों करा, क्योंकि मुझे 10 लानी थी, मुझे 5 लानी थी। तो ये तो टोटल कितनी हो गई 10, ये टोटल कितनी हो गई 5। तो अगर इसकी 10 यूनिट वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है तो इसकी 5 कर रही है, ठीक है। और अगर ये ऐसा है तो इसकी कितनी यूनिट वॉल्यूम बन रही है, 10 यूनिट वॉल्यूम बन रही है, ठीक। यानी सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। रेशो देखो, रेशो क्या है, फिर जो उसने दिया है उससे उस फॉर्म में लाओ, ले आए उस फॉर्म में, प्रोडक्ट बना दो उसके अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। एक चीज याद रखिएगा, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस कर देता हूँ एनसीईआरटी के, देन आपको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं उन्हें करिए, मगर उनसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करके देखिए, ठीक। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन्स में या मेजॉरिटी आपका स्कूल में आपके सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंपटीशन में थोड़े से आगे चल के कंसेप्ट और टिपिकल होता चला जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट है, ठीक है, खूब जो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 35। अब 35th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 35th से पहले इनफैक्ट आप सीखो 36, फिर सीखेंगे 35th। 36 है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी जा रही है, 4HCl प्लस MnO2 गिव्स 2H2 प्लस MnCl2 प्लस Cl2। आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक। वो कह रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, इसका कितना वेट, रिएक्ट्स विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसके 5 ग्राम से रिएक्ट करेगा। अगर मैंगनीज का एटॉमिक वेट है 55, क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1। ये आपको एटॉमिक वेट्स गिवन दिए गए हैं, ठीक। अब बात ये आती है क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जो ये वाला केस था, ये वैरायटी अलग थी, ये वैरायटी अलग थी। इस वैरायटी में तो लिमिटिंग ढूंढना था जो पहले खत्म हुआ, एक। इस वैरायटी में क्या था, कितने कितने से कितना बना, 2। तीसरी है अलग वैरायटी है, ये बिल्कुल सेपरेट वैरायटी है। अब इसको समझो कि ये कैसे होगा, उसको सुनो। इसमें क्या कहा है, उसने एक इक्वेशन दी, उसने कहा अगर मैं इसका 5 ग्राम लूं तो इसका कितना अमाउंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा इसके 5 ग्राम से, यानी इसका कितना अमाउंट इसके 5 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखो कि कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में नहीं, रिएक्टेंट साइड में। आपको अगर रिएक्टेंट साइड में क्यों लेना है, क्योंकि रिएक्टेंट से बात हो रही है, ठीक भाई। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, सिर्फ ये दो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जब ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पहले इनमें रिलेशन निकालो। रिलेशन किस में निकालना है, क्या दे रखा है, वेट। क्या पूछा है, वेट, तो इनके वेट में रिलेशन निकालो। ये पहचानने का तरीका है। होता क्या है, हमें यही नहीं पता चलेगा कि रिलेशन कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं, यहाँ से मोल्स भी आ रहे हैं, और हम आपका वेट में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो रिलेशन स्टार्टिंग वाला रिलेशन कौन सा लेना, ये कैसे पता चलेगा, गिवन से। जिस फॉर्म में गिवन रिलेशन दे रखा हो उसी से पहचानना है, ठीक। तो जब वेट दे रखा है, वेट पूछा है, तो इनके वेट ही लेने हैं। अगर आप इसका टोटल वेट निकालोगे, हाँ, तो इसका टोटल वेट कितना आएगा, इसका है 55, इसका 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 55, 32 प्लस 55, दिस इज 87। इसका टोटल वेट हो गया 87। HCl है 35.5 प्लस 1, 36.5, तो 36.5 इंटू 4, दिस इज 146, तो ये 146 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 146, दिस इज 87, ये 5 है दिस। अब क्वेश्चन हो गया यूनिटरी मेथड, आप कहोगे कैसे, चेक करो। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसका कितना ग्राम इससे रिएक्ट कर रहा है, 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट कर रहा है जरा पहचानो, 146 ग्राम ऑफ HCl से। तो देयरफॉर 5 से कितना, 5 ग्राम ऑफ MnO2 कितने से रिएक्ट करेगा, 146 अपॉन 87 इंटू 5 ग्राम ऑफ HCl। खत्म क्वेश्चन। आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ स्टोइशो में कंसेप्ट क्या है, रिलेशन देखो किस किस का दे रखा है, किस किस के बीच का रिलेशन है, जिस जिसके बीच का रिलेशन है उसे कनेक्ट करो, आंसर निकालो, सीधा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं। अब 35th में क्या कह रहा है, 36 हो गया, 35 इसमें कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन।
आपको एक रिएक्शन दी जा रही है, CaCO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। आपको रिएक्शन दे दी गई है। वो कह रहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3, इसका कितना वेट, व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद इसके 25 ml ऑफ 0.75 m HCl से। ठीक, आपको एटॉमिक वेट दे दिए गए हैं, कैल्शियम 40 दे दिया, कार्बन 12 दे दिया, ऑक्सीजन 16 दे दिया, हाइड्रोजन 1 दे दिया, क्लोरीन 35.5 दे दिया। ठीक, ये दे दिए गए। अब बात ये आती है क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, उससे सोचो। पहले चेक करो कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व है, CaCO3 एंड HCl। तो प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है। ठीक, रिएक्टेंट का भी क्या क्या पूछा गया है, वेट पूछा जा रहा है, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम की टर्म्स में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मोलैरिटी या वॉल्यूम। तो द पॉइंट इज, क्वेश्चन तो या तो दोनों वेट हो, या दोनों मोल्स हो, या दोनों मोलैरिटी वॉल्यूम हो। क्वेश्चन तो हो सकता था, फिलहाल हो सकता है नहीं, फिलहाल क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मोलैरिटी ये वेट नहीं निकलेगा। तो एक फॉर्म में लेकर आओ जिससे आप इक्वेट कर सको। ठीक, आप इक्वेट कैसे करोगे उसे समझो। पहले हमारे पास है क्या, इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 40 + 12 + 48 ये आ गया 100। इस पूरे का निकालोगे तो 36.5 × 2 ये हो गया 73। तो हमें अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन स्टैंडर्ड पता है कि इसका 73 100 से रिएक्ट करता है। तो सिर्फ इससे वेट निकाल लो, इससे कितना क्वेश्चन इसके जैसा बन जाए। ठीक भाई, ये तो हमें पता ही होते हैं, इक्वेशन से हमें हमेशा वेट्स पता होते हैं। ठीक, कि स्टैंडर्ड आपस में कितने कितने रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद तो कौन किससे कितना करेगा वो गिवन के अकॉर्डिंग निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी क्या होती है, W × 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू इन ml। मोलैरिटी कितनी है, 0.75। यहाँ पर वेट मुझे निकालना है, इंटू आ गया 1000। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इतने का होता है 36.5। आप कहोगे 73 मल्टीप्लाई बाई 2 होने के बाद अभी तो 36.5 है। नेक्स्ट वॉल्यूम कितनी है, 25। यहाँ से वेट निकाल। ठीक, और ये वेट कैलकुलेट होने के बाद आएगा 0.6844। ठीक है, आ गया ये वाला वेट ऑफ HCl। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक वेट कर दो कि इसका 73 इसके 100 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर 0.6844 कितने से करेगा, तो 100/73 इंटू 0.6844 आंसर। ये कौन है, CaCO3। इधर कौन था, खत्म। यानी कहने का क्या मतलब था, क्वेश्चन में मैंने करा क्या, इधर वेट था, इधर मोलैरिटी वॉल्यूम थी, पहले इससे मैंने क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया। अब पूरा क्वेश्चन वेट की टर्म्स में आ गया, खत्म क्वेश्चन। यानी करिए क्या, क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर फॉर्म में ले आइए, बस पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के बाद तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा आता है, इसको सुनिए। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब क्वेश्चन है, आपने लिया मीथेन, आपने इसका कंबशन करा। तो आप लोग 10th में पढ़कर आए होंगे कि किसी भी चीज का, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, तो अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तो अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 एंड H2। फिलहाल मुझे फेस से मतलब नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो CO2 एंड H2 मिलता है। बैलेंस करिए, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन चेक करिए, उल्टे चलते हैं, 2 और 2 4, वही बैलेंस। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। ठीक, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से लेकर के इसका 1 मोल और इसके 2 मोल बना रहा है। ठीक, या इसका 16 ग्राम टोटल का, इसके 32 से लेकर के इसका 44 और इसका 36 ग्राम बना रहा है। ठीक, वो तो इक्वेट करने वाली बात है। अब क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने क्या क्या पूछा है। उन्होंने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, इसका अमाउंट बताओ।
प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर ये 16 ग्राम रहा हो तो चलो पहले स्टैंडर्ड देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16। ठीक, तो जरा इसका टोटल वेट देखना कितना हो गया 12 + 4 16 ग्राम, और इसका टोटल कितना हो गया 2 × 18, ये हो गया 36 ग्राम। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हुआ है, बस इक्वेशन बनानी थी। आप कहोगे क्यों भाई, इसका 16 वो तो है ही, तो इसका 16 ग्राम तो दे रखा है, वही तो पूछा है 16 में कितना रिएक्ट कर रहा है 36, खत्म क्वेश्चन। अगर इसका 16 लोगे तो इसका 36 ग्राम आएगा, यानी 16 ग्राम ऑफ CH4 ऑन कंबशन गिव्स व्हाट 36 ग्राम ऑफ H2। सीधा सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, वो कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। सेम क्वेश्चन है, दोबारा लिख देता हूं। इसमें इसने क्या कहा है कि अगर CH4 का कंबशन करें तो इसका कितना वेट रिक्वायर्ड है सो दैट मैं इसका 22 ग्राम प्रोड्यूस कर पाऊं। यानी अगर इसका कंबशन करें तो कंबशन करा, इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आने के बाद वो कह रहा है कि अगर मुझे 22 ग्राम चाहिए, CO2 22 चाहिए, तो इसको कितना वेट होना चाहिए इसका। तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेट करते हैं। CH4 का वेट कितना है 16, CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 2 32, 32 + 12 44। तो चेक करो, अगर मुझे इसका 44 ग्राम बनाना है, यहाँ लाओ 44 ग्राम ऑफ CO2 कितने ग्राम से मिलेगी 16 ग्राम ऑफ CH4 से मिलेगी। ठीक, तो 22 कितने से, तो 16/44 × 22, ये कट गया 2, ये हो गया 8 ग्राम। ठीक, सिंपल है, ये दोनों को डन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम जा रहे हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी पे, इनफैक्ट सबसे टफ वैरायटी यही है। ठीक, ढंग से सुनिएगा। जैसे एक रिएक्शन लिया N2, फेज इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, प्लस 3H2 दोबारा लेते हैं। N2 + 3H2 gives what twice of NH3। ठीक, आपको ये लिया, मैं इसका पहले एक अपने आप कराऊंगा, तो ये 24 कराऊंगा। ठीक है, वो सब आपसे अपने आप होते चले जाएंगे। ये NCERT बैक है, हाँ, ये इन टेक्स्ट है। ऐसे ही ये सब बैक के थे, ये इन टेक्स्ट थे। ठीक है, इन टेक्स्ट क्या बेसिकली सॉल्ड है, तो मैं इसको सॉल्ड लिख देता हूँ, ये भी सॉल्ड है। ठीक है, और ये भी बैक है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो जरा समझना। तो आपने यहां तक कर लिया है, अब ये और ये एक जैसा है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ मासेस का डिफरेंस है, और इनकी इस वैरायटी को मैं इससे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, कैसे चेक करिए, ढंग से सुनिएगा। सपोज करो मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास 10 ग्राम ये है, 10 ग्राम ये है, तो मुझे बताओ ये मेरे पास कितने ग्राम मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन सुनिएगा क्या क्या है। वेट ऑफ NH3 बताओ, लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ कौन है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट भी बताओ ये कितना है। आप कहोगे मतलब लिमिटिंग से जो दूसरा हो उसका अमाउंट कितना बचेगा। ये 3 पार्ट है, आपसे कोई एक भी पूछा जा सकता है, कोई 2 भी, कोई 3 भी। 24th में तीनों पूछे गए हैं, फर्स्ट में जो एग्जाम्पल है उसमें एक चीज पूछी गई, मतलब 2 चीज। ठीक है, ये हमेशा नहीं पूछा जाता, ये बस एक ही क्वेश्चन में पूछा हुआ बैक के 24th में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ही है। ठीक है, लिमिट इन इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, ये तो क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। N2 + 3H2 gives twice of NH3। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले काम क्या करना है,
जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं सबके अमाउंट ऊपर लिख लो। इसका टोटल अमाउंट है 28, इसका टोटल है 3 इंटू 2 यानी 6, इसका टोटल है 2 इंटू 17 यानी 34। अलग अलग लिखोगे तो आपके लिए फायदा है। आप कहोगे क्यों? आपको मॉलिक्यूलर वेट्स ध्यान में रहेंगे कि किसका मॉलिक्यूलर वेट क्या था। कहोगे क्यों? दिखेगा अभी पंगा क्या है। ठीक, इवन चलो मैं इसमें मोल्स में निकलवा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्योंकि क्वेश्चन वेट की टर्म्स में दिया गया है, 10 ग्राम इसका 10 ग्राम इसका, तो हमें वेट से ही स्टार्ट लेना है। बट द पॉइंट है स्टार्ट कैसे लें। स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि लिमिटिंग कौन है। क्यों? ये रिलेशन हमें पता है, इसमें इसने दे दिया 10-10 ग्राम दोनों के रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ वेट पूछ लिया, लिमिटिंग पूछ लिया, सब्सटेंस पूछ लिया, तो सब्सटेंस निकालू कैसे, इनका अमाउंट निकलेगा कैसे, लिमिटिंग निकलेगा कैसे, उस चीज को समझो कि लिमिटिंग का कैसे पता चलता है। लिमिटिंग का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप किसी एक को लिमिटिंग मान लो, किसी भी एक को लिमिटिंग मान लो। ठीक, तो मैंने मान लिया लेट N2 बी द लिमिटिंग रिएजेंट। आपको ऐसे कैसे मान लो, हाँ कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कैसे मान लो, तो इन दैट केस आप ऐसा भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हाँ इतने ग्राम इतने से रिएक्ट कर रहा है तो आगे कितने से करेगा, ऐसे भी बोल सकते हो। आप मत मानो लेट ये लिमिटिंग रिएजेंट है, आप मत मानो इस तरीके से, आप ऐसे मानो कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इतने ग्राम इतने से कर रहा है तो अगर इतना रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। आप मत मानो कि आपने एक को लिमिटिंग मान लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 28 gram of N2 reacts with 6 gram of हाइड्रोजन। अब देखो इधर मैंने नाइट्रोजन लिया है, इधर मैंने हाइड्रोजन लिया है, आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी दोनों तरीके सही हैं। आप पहले किसी एक को लिमिटिंग मान लो, जैसे लिमिटिंग मान लो उसे लेफ्ट में लिख लेना, ठीक है, दूसरे को राइट में लिख लेना, या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है जैसे अभी बता रहा हूँ, ठीक, कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसका इतने ग्राम से कर रहा है, ठीक, तो देयरफॉर अगर ये पूरा 10 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा, हाँ रिएक्ट्स विद, तो इसका अमाउंट निकालो 6/28 इंटू 10, सॉल्व करो इसको, दिस इज 3 दिस इज 14, तो ये आ गया 30/14 एंड दिस इज 2.1, ये 2.1 ग्राम। यानी कहने का मतलब क्या है, जब नाइट्रोजन का पूरा 10 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा, कुल 2.1, जबकि हाइड्रोजन उसने हमें क्वेश्चन में कितना दिया था 10। यानी ध्यान से सुनिएगा, 10 ग्राम नाइट्रोजन का पूरा खत्म, ये खत्म हो गया, तब भी हाइड्रोजन सिर्फ इतना खत्म हुआ, तो बच कौन गया, हाइड्रोजन बच गया। ठीक, तो ये तो बचा हुआ अमाउंट हो गया, तो खत्म कौन हुआ, पहले खत्म कौन हुआ, नाइट्रोजन, जो पहले खत्म हुआ वही तो लिमिटिंग है। यानी हाँ देयरफॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, N2। ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट तो N2 हो गया क्योंकि N2 का पूरा अमाउंट खत्म हो रहा है पहले, जब इसका अमाउंट पूरा खत्म हो रहा है वो तो हाइड्रोजन तो कुल 2.1 जा रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ये पूरा खत्म हो रहा है। ठीक, एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया कि भैया लिमिटिंग ये आ गया नाइट्रोजन। अब बात आती है हाइड्रोजन कुल इतना रिएक्ट हुआ है तो बचा कितना, यानी वेट ऑफ N2 लेफ्ट, N2 नहीं H2 लेफ्ट, और हाइड्रोजन ही तो बचा है, N2 तो पूरा रिएक्ट कर गया, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन बचा कितना, इनिशियल कितना था मेरे पास 10, रिएक्ट कितना करा 2.5, तो बचा कितना 7.9 ग्राम, ये इसका वेट आ गया। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट ये भी आ गया, तो फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, दो पार्ट हो गए। तीसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये नहीं लेफ्ट तो हो गया, तो ये हो गया लिमिटिंग हो गया। अभी क्या रह गया, वेट ऑफ NH3 रह गया। अब NH3 कैसे आएगा, अब उसे समझो, उसको समझो। दो पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गए कि भैया लिमिटिंग कौन है और वो कौन है। ठीक, आगे बढ़ो। अब बात आती है अमोनिया किससे बनेगा, तो अमोनिया बनेगा लिमिटिंग से, याद रखना लिमिटिंग से बनेगा क्योंकि वो पूरा रिएक्ट कर रहा है तो उसके अमाउंट के से रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो आप सीधा सीधा ऐसे बोलोगे अगेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन करते रहो, 28 ग्राम ऑफ N2, ठीक, या अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फ्रॉम 28 ग्राम ऑफ N2, ठीक,
कॉमा NH3 फॉर्म इज, या ऐसे लिख दो, फ्रॉम 28 ग्राम ऑफ N2 34 ग्राम ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड, इतना बन रहा है। देयरफॉर 10 से कितना बनेगा, तो 10 ग्राम ऑफ N2 से कितना बनेगा, 34/28 इंटू 10, इतने ग्राम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। इसको सॉल्व कर दो, ये कितना जाएगा 14, ये हो गया 17, ये आ गया 170/14, ठीक, और ये आ जाएगा लगभग 11430 फोड़ दा भाई, ये आ गया 30, एक सेकेंड 30, तो हो गया 14 to the 28, 14.1, ये आंसर आ गया, इतने ग्राम, ठीक। तो दिस इज वेट ऑफ NH3। खत्म हो गए 3 पार्ट, ठीक। बाई चांस वो कह रहा है जी मोल्स में निकाल दो अमोनिया के, तो अमोनिया के मोल्स कैसे आएंगे, 14.1 को किससे डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड कर दो, ये मोल्स आ गए, इतने मोल्स हो, क्योंकि 17 ही तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है अमोनिया का। ये चीज समझ में आती है, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। ऐसे ही हैं बाकी सारे क्वेश्चंस, ये आता है तो सारे हो जाएंगे, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक पंगा कहाँ आता है, क्वेश्चन ये बनता है यहीं पर ही, क्वेश्चन ये बनता है यहीं पर ही कि मैंने पहले किसको पिक करा था, नाइट्रोजन को, कि मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन उससे रिएक्ट करता है। बात ही आती है बाई चांस किसी ने हाइड्रोजन को पिक कर लिया तो, चलो उसे भी देखते हैं कि अगर कोई हाइड्रोजन को पिक करता तो क्या होता, ठीक, हटा देता हूं मैं इसे। चलो हाइड्रोजन को पिक करते हैं, हाइड्रोजन को अब लिमिटिंग मतलब हाइड्रोजन को लेफ्ट में रखेंगे, N2 को राइट में रखेंगे। अभी तो हमने N2 को लेफ्ट में रखा था, उससे रिलेशन निकालने की कोशिश करी थी कि भाई पहले कौन खत्म हुआ, अब उल्टा करो। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 6 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 28 ग्राम ऑफ NH3, इतने से रिएक्ट करता है, तो देयरफॉर 10 कितने से करेगा, 28/6 इंटू 10, ये कटा 3 से, हाँ ये कटा 14 से, ये कितना आ गया 140/3, और ये अमाउंट कितना जाएगा लगभग, ये आ गया 4, आ गया 26, फिर 20 बचेगा 6 7 लगभग। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को आप पूरा पूरा रिएक्ट कराओगे तो इन दैट केस जो आपको नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। कितना ज्यादा, इतना है, कितना कुल है, कितना कुल 10 ग्राम। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसको पूरा रिएक्ट कराने के लिए इतना सारा चाहिए, क्या है आपके पास, इतना नहीं है कुल 10 ग्राम। तो एक बात बताओ, क्या ये पूरा रिएक्ट कर पाएगा, फिर नहीं। यानी ये तो कंफर्म्ड हो गया कि हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट नहीं करेगा तो हाइड्रोजन इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है कि फॉर 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन weight of react for 10 gram of hydrogen to react completely, this much amount of nitrogen is required, but we have only 10 gram of nitrogen, that's why H2 will not react completely, hence H2 is not the limiting reagent। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी कि इसके 10 ग्राम के लिए इतना रिक्वायर्ड है, ठीक है, पर है हमारे पास कुल 10 ग्राम, तो इसका मतलब ये पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब H2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो मैं H2 को काट देता हूं कि H2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, H2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो अब अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली कौन लिमिटिंग हो गया, नाइट्रोजन लिमिटिंग हो गया, सीधा सीधा है, नाइट्रोजन लिमिटिंग हो गया, हेंस नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट कंफर्म्ड। भाई हाइड्रोजन नहीं है, अब हाइड्रोजन नहीं है तो दूसरा लिमिटिंग है, कंफर्म्ड हो गया, ठीक। तो एक पार्ट तो ये हो गया, अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ उसको सुनो। अब दूसरे पार्ट के लिए आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, क्यों, वेट निकालने हैं सबके। तो अब फिर से पहले जैसे स्टार्ट हो जाओ कि क्या, फ्रॉम 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नहीं नाइट्रोजन
हाँ, कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है? 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स, इतने से कर रहा है। देयरफॉर 10 से कितना करेगा? तो वही आ गया क्या, 6/28 इंटू 10, ये आ गया 2.5 ग्राम। दिस इज वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो देयरफॉर वेट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोजन ही तो बचा क्योंकि ये तो पूरा रिएक्ट कर रहा है। हाँ, ये पूरा रिएक्ट कर रहा है तभी इतना, तो हाइड्रोजन लेफ्ट कितना आया? 10 माइनस 2.1, दिस इज 7.9 ग्राम। ठीक, ये चीज कंफर्म हो गई हमारी कि 7.9 ग्राम आ रहा है कुल। ठीक, हाँ, यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इज 7.9। अब बात आती है जी अगले केस की, उसको सुनो। अगला केस क्या है? वो कहता है वेट ऑफ नाइट्रोजन भी, वेट ऑफ अमोनिया भी निकालो। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था कि भाई नाइट्रोजन लिमिटिंग है, तो नाइट्रोजन के 28 ग्राम से अमोनिया कितना बनेगा? अमोनिया कितना बनेगा? 34। तो 10 से कितना? तो 34/28 इंटू 10, दिस इज 14.67 ग्राम। बस, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा बन गया ना। ठीक, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप पहले इक्वेशन से चेक करोगे किसके अमाउंट से क्या रिलेशन आ रहा है, और उस रिलेशन के हिसाब से लिमिटिंग कंफर्म करोगे। एक बार लिमिटिंग कंफर्म हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा। अगर पहली बारी में लिमिटिंग कंफर्म हो गया, आपने N2 को लिमिटिंग माना, मतलब सॉरी N2 को लेफ्ट में रखा, H2 को राइट में, और उसी से लिमिटिंग कंफर्म हो गया, तो आगे तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। पर अगर आपने पहले H2 को लेफ्ट में रखा और नाइट्रोजन को राइट में रखा और लिमिटिंग कंफर्म नहीं हुआ, तो आपको फिर से लिमिटिंग तो मतलब लिमिटिंग इससे कंफर्म नहीं हुआ, हाँ, कि ये लिमिटिंग नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा आ जाता है। जब दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है तो फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक में तो पहली बार, एक में तो डायरेक्ट आ गया, एक में खुद से डायरेक्ट नहीं आया, दूसरा आ गया। ठीक है, जैसे इसमें आया, दूसरा आ गया कि भाई वो नहीं आया जिसके लिए कर रहे थे, बट हाँ, जब वो नहीं आया तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो गया। दूसरा हो गया तो उसके हिसाब से, दूसरे के हिसाब से कैलकुलेशन कर दो। यानी इन शॉर्ट करना क्या है, पहले लिमिटिंग ढूंढना है। एक बार लिमिटिंग आ गया तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। हाँ, आपको ये काम करना है। जो बैक का 24 था एग्जैक्टली ऐसा ही है, जिसमें तीनों पार्ट पूछे गए हैं, तीनों पार्ट, 1 2 3 तीनों पार्ट, वो आप देखेंगे अब। ठीक है, ये तीनों पार्ट पूछे गए हैं। जो एनसीईआरटी का फर्स्ट है, मतलब एनसीईआरटी का एक सॉल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है, जो नोट्स में पेज नंबर 13 पे फर्स्ट है, वो भी ऐसा ही है। बस वेट केजी में दे रखे हैं, अब उन्हें चाहे तो ग्राम में चेंज करके कर लेना, चाहे डायरेक्ट कर लेना, वो भी ऐसा ही है। ठीक, मैंने आपको सीधा उल्टा उल्टा सीधा दोनों तरीके से करा दिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस अमाउंट को ग्राम में चेंज कर लेना, केजी में दे रखा है। आपको अगर मैं तो नहीं कर रहा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? बस तो नहीं पड़ेगा, केजी में कैलकुलेशंस रहेंगे, आंसर भी केजी में आएगा। ठीक आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 तीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों करते हैं, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक, फिर एक बैक का 7th और बैक का 4th आर्टिकल खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो कह रहा है ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। आगे है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 दिया है उसने, KClO3 गिव्स, क्या दे रहा है? KCl दे रहा है प्लस O2 दे रहा है। ठीक, अगर इफ 2.4 मोल, इतना मोल of oxygen is needed for an experiment, then how many grams of potassium chlorate must be decomposed? इसका कितना वेट डिकम्पोज कराया जाए? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसने कहा KClO3 को डिकम्पोज करा KCl प्लस O2 में। आगे कह रहा है अगर मुझे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए 2.4 मोल चाहिए, हाँ, तो ये कितना अमाउंट इसका मैं डिकम्पोज कराऊं इतना बनाने के लिए। अब जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, फिर से सुनिए, सेम चीज है। पहले इक्वेशन दे नहीं रखी थी, तो पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, बना ली, बैलेंस करेंगे, करो बैलेंस। K 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 2 से कर दो। अब चेक करो, 2 K 2 Cl 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, हो गए बैलेंस। अब ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करनी है, पहले चेक करो क्या रिलेशन है। इसका तो वेट है, इसके मोल्स है, कोई बात नहीं, वेट मोल्स में रिलेशन आ जाता है। कैसे? इसके 3 मोल है, इसके 2 हैं, पर मोल ना लेके अगर मैं इसका वेट लूं तो 2 से वेट ले लो। कैसे? K कितना होता है 39, Cl कितना होता है 35.5,
ऑक्सीजन कितना है 16 है, मगर 3 है तो 10 48 हो गया। तो इन सबको ऐड करो इन सबको। ये कितना हो गया 5 8 5 13 13, मतलब ये हो गया 14 14 प्लस 8 14 प्लस 8 22। तो 4 3 7 3 9 और 2 11 122.5। तो 122.5 इंटू 2 ये कितना हो गया 245 इतने ग्राम। तो रिलेशन कुछ ऐसा आया कि भाई इसके 3 मोल के लिए ये कितना चाहिए, यानी फॉर 3 मोल्स ऑफ O2 ये कितना चाहिए, हाँ 245 ग्राम ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड, ये इतना चाहिए। तो देयरफॉर 2.4 मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा, इतने मोल्स के लिए कितना चाहिए 245 अपॉन 3 इंटू 2.4। ठीक, सॉल्व कर दो, ये कट गया 0.8 आ गया, 0.8 ही आएगा शायद। और अब इस 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो तो 245 इंटू 0.8 इतना ग्राम ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आती है कि कितना कितना क्या क्या चाहिए होगा, कैसे कैसे चाहिए होगा। सबसे पहला काम करना है कि आपको इक्वेशन बनानी है। जब तक आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो पहले आप इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन हो गया। ठीक, पहले इक्वेशन बना ली, फिर रिलेशन किस किस के बीच में, मोल्स और इसके मास के। तो इसको रखा लेफ्ट में क्योंकि ये तो गिवन है, जो निकालना उसे लिया है राइट में, तो गिवन को इधर लिया है, निकालने वाले को राइट में लिया है। तो इसके 3 मोल से इसका कितना वेट रिएक्ट कर रहा है, इतना वेट। हाँ, तो इतने से कितना, यूनिट की मेथड लगाना। बस क्वेश्चन को ये करना है, पकड़ना है, इक्वेशन बना के रिलेशन को पकड़ना है कि कहां से कैसे कनेक्ट हुआ। ठीक, ये वेट। अगला क्वेश्चन थर्ड, नंबर 13 थर्ड क्वेश्चन। वो कह रहा है 20 ग्राम ऑफ CaCO3 stated with 20 ग्राम ऑफ HCl, how many grams of CO2 can be generated according to the equation। मैं बस तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आपको इसका 20 ग्राम दिया है, इसका 20 ग्राम दिया है। ठीक, CO2 का अमाउंट पूछा है। देखिए क्वेश्चन पहले जैसा ही है, 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में भले ही 3 है, मगर तीनों से बात नहीं करिए, एक से ही पूछिए। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन था N2 + 3 gives choice of an H3। 2 रिएक्टेंट तो इसमें भी N2 + 3 में, और आगे H3 था, एक ही प्रोडक्ट था। यहाँ पे भले ही 3 है बट बात तो एक से कर रहा है। वो क्या कह रहा है, अगर इसके 20 ग्राम को इसके 20 ग्राम से रिएक्ट करूंगा तो इसका कितना वेट बनेगा। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका टोटल वेट 100, इसका टोटल वेट 73। तो पहले आप क्या करो, लिमिटिंग निकाल लो। लिमिटिंग निकालने के बाद हाँ CO2 से कनेक्ट कर दो, इसका टोटल वेट 44। पहले दोनों में निकालो लिमिटिंग कौन है। वैसे ही कि इसका 100 ग्राम इसके 70 से कर रहा है तो इसका 20 कितने से करेगा, चेक करो 20 से ज्यादा या कम है। ठीक, अगर 20 से कम आता है तो ऑब्वियसली ये लिमिटिंग, 20 से ज्यादा आता है तो ये लिमिटिंग, जो लिमिटिंग है उससे प्रोडक्ट बना, खत्म क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक, आप खुद करेंगे इसे, ट्राई करिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है 500 ml ऑफ Na2SO4, एक है Na2SO4, इसका 500 ml दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है 0.25 m, is added to an aqueous solution of 15 ग्राम ऑफ BaCl2। BaCl2 लिया 15 ग्राम, आगे to form the white insoluble precipitate of barium sulfate। तो अगर बेरियम सल्फेट मिल रहा है तो दूसरा होगा twice of NaCl। ठीक, अगर how many moles and how many grams of BaSO4 are formed, इसका कितना मोल्स मिलेंगे और इसका कितना वेट मिलेगा। इट्स टोटली अप टू यू, आपको क्वेश्चन किससे स्टार्ट लेना है, मोल से लेना है कि वेट से लेना है। अब क्योंकि आपने अभी तक मोल से कोई क्वेश्चन नहीं करा है तो आप इसे वेट से कर सकते हैं। वेट से कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ, और आपको इसको मोल से करना है तो आप मोल से कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपका मन करे उससे काट दीजिए। पहले मैं वेट से कर देता हूँ। भाई ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले कराया था, पर वो आपस में ही था, प्रोडक्ट नहीं था। इसमें प्रोडक्ट है, चेक कर लेते हैं। पहले इसको वेट में चेंज करो, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम।
ml में ही है। मॉलिकुलर मोलैरिटी कितनी है 0.25, वेट आपको निकालना है इंटू 1000, वॉल्यूम कितनी है 500, क्या रह गया मॉलिकुलर वेट। अब इसका मॉलिकुलर वेट कैसे आएगा, सोडियम 23 इंटू 2 ये हो गया 46, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 4 16 4 दा ये हो गया 64 आई थिंक। हाँ ठीक, ऐड करो 6 6 12 का 2 6 3 9 10 14 142। ठीक, एक बार आप चेक कर लेना, इसका मॉलिकुलर वेट आ गया 142, तो ये रख दो 142, यहाँ से वेट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल सा रह गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, इसका टोटल और निकाल लो। सपोज बेरियम, सपोज जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, बेरियम का एक राउंड ऑफ कर देता हूँ 108 है सपोज, ठीक है। क्लोरीन है 71 टोटल में, तो 35.5 इंटू 2, तो दिस इज 71, तो ये टोटल कितना हो गया, हाँ 2 नहीं 179, और अगर ये 138 होता तो ये हो जाता लगभग 9, हाँ लगभग, जहां तक बेरियम है वो 137 होगा। ठीक, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वो ऐसा ही है, 80208 आता है, हाँ ऐसा ही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कि इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना है। ठीक है, जहां तक है यही है। तो एक बात समझो, क्वेश्चन तो अगेन बहुत सिंपल सा हो गया, आपके पास एक वेट ये दे रखा है, ये सॉल्व कर लेना। ठीक, एक वेट आपके पास ये है, क्वेश्चन में क्या करना है, पहले वही लिमिटिंग ढूंढो, दोनों में कौन लिमिटिंग है, ये वेट आ जाएगा, उसके बाद ये वेट आ जाएगा कि इसके इतने वेट से इतना वेट रिएक्ट कर रहा है, तो इतने से कितना, जो अमाउंट इसका कैलकुलेट करोगे वो 15 से ज्यादा आता है, वो 15 से ज्यादा आता है, हाँ तो लिमिटिंग यही है। 15 से कम आता है तो लिमिटिंग ये है, सीधी सी बात है। लिमिटिंग से प्रोडक्ट निकाल देना, प्रोडक्ट में भी टोटल वेट निकाल के इसका इक्वेट कर देना। ठीक, एटॉमिक वेट चेक कर लेना बस। एटॉमिक वेट्स हमेशा याद रखना, वैसे तो न्यूमेरिकल में गिवन आते हैं, पर मैंने अपने नोट्स में एटॉमिक वेट्स कभी भी नहीं दे रखे हैं। क्यों नहीं दे रखे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम होए। क्यों प्रॉब्लम होए, हाँ, कि आपको एटॉमिक वेट नहीं पता तो आप एटॉमिक वेट ढूंढो। एटॉमिक वेट कहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी के बैक में अपेंडिक्स होते हैं, वहां एटॉमिक वेट होते हैं। नहीं है तो आप नेट पे जाके एटॉमिक वेट देखोगे, या पीरियोडिक टेबल ओपन करोगे किसी भी रिफ्रेशर का या अपनी एनसीईआरटी का, उसमें एटॉमिक वेट लिखे होते हैं, वहां से देखोगे। आई वॉन्ट कि वो आप एटॉमिक वेट देखो, वो एटॉमिक वेट आप देखोगे तो उससे क्या होगा, वो बार बार देखोगे तो वो याद हो जाता है, याद हो जाता है तो आप यूज कर लेते हो। अब जैसे मेरे दिमाग में एक हल्का हल्का सा था कि बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 208 आता है, मतलब 208 आता है, मैंने गलती से उसका बेरियम वो ले लिया, क्या 107, मेरा क्रॉस चेक हो गया, हाँ नहीं है 137 के आसपास होता है, जहां तक मैं श्योर हूँ। ठीक, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। उससे कर मेन है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अब बैक का एक है क्वेश्चन नंबर 4 और एक है क्वेश्चन नंबर 7, इन्हें भी देखते हैं। 7 तो बहुत ही आसान है। 7th क्या कह रहा है बैक का, वो कह रहा है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉपर सल्फेट से कॉपर कह रहा है कितना मिलेगा। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर क्वेश्चन में 30 ये दे दिया, सल्फर दे दिया, ऑक्सीजन 48 हो गया, 48 होगा, 16 4 दा 4 6 नहीं 64 होगा ना, ये 64 हो गया, तो टोटल कितना आ गया, 4 3 7 तो 9 6 3 9 6 15 159 आ गया। तो देखो ये तो सीधा सीधा है कि ये 159.5 से कितना बन रहा है 63.5। कितने से पूछा है उसने क्वेश्चन के अंदर, 100 से कितना, तो 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100, खत्म क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। आप कहोगे ये तो स्टॉइशो का नहीं है, तो जनरल, हाँ जनरल क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, 4th वन, इसके कुछ पार्ट तो ऐसे ही हैं, सिंपल सिंपल से, एक प्रॉपर स्टॉइशो के ऊपर बेस्ड है। और 4th क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न। उसने कार्बन लिया, जलाया, क्या मिला, CO2 मिला। ठीक, अब एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न,
जब इसका 1 मोल बर्न कर रहे हैं तो इसका अमाउंट बताना है। तो पहले ना मैं इसमें स्टैंडर्ड इक्वेट कर लेता हूँ। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है और इसका 1 मोल बना रहा है। ठीक, सबके मोल बन रहे हैं। वेट की टर्म्स में इसका 12 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है और इसके कितने ग्राम बना रहा है 44। ये तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है इक्वेशन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। जब इसका अच्छा हर केस में CO2 का वेट ही बताना है। 3 पार्ट हैं, तीनों में यही बताना है। तो कहता है जब इसका 1 मोल बर्न हो रहा है तो ये कितना बन रहा है 44। तो 1 मोल ऑफ कार्बन से कितना बन रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड में कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब क्या करो? 1 मोल 16 से बर्न हो रहा है। हाँ, तो जब इसका 1 मोल लिया और इसका कितना लिया कुल 16 लिया, अब क्या होगा? यहां तो 1:1 की रेशियो है। ठीक, तो इस उल्टा सोचो कि भाई जब 32 लिया था, इसका उल्टा करो इसे कि 32 ग्राम ऑफ जब ऑक्सीजन लिया था, तो कार्बन कितना यूज हो रहा था? कार्बन कितना यूज हो रहा था 1 मोल। अगर 16 ग्राम लूंगा ऑक्सीजन तो कार्बन कितना यूज होगा 1/32 इंटू 16। ये कितना यूज होगा 0.5 मोल। इतना ही तो होगा भाई। ये पहले खत्म हो जाएगा ना, ये लिमिटिंग हो गया इस केस में। ठीक है, पहले खत्म हो जाएगा। देखो उसने उसका अमाउंट कम कर दिया तो 32 से 1 मोल रिएक्ट 16 से इतना करेगा। ठीक, ये पहले खत्म हो गया, ये सीधी सी बात है। अब जो CO2 मिलेगा वो किससे मिलेगा? चाहे आप ऑक्सीजन से निकाल दो, चाहे आप कार्बन से निकाल दो। आप कहोगे ऑक्सीजन से कैसे? भाई ऑक्सीजन से निकाल दो ना। 32 से 44 तो 16 से कितना? आपको मैं इससे निकालू तो इससे निकाल दो। 1 मोल से 1 मोल है तो 0.5 से कितना? पर वो मोल से नहीं पूछा, वो किससे पूछा है? वेट से। तो 1 मोल से 44 तो 0.4 से कितना? वो भी 22 ग्राम ही आएगा। ठीक, नहीं तो सीधा सीधा पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? उसे देख लो। यार एक बात बताओ, उसने क्या कहा है कि जब 1 मोल ऑफ कार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो अब एक छोटी सी बात बताओ, इसका 1 मोल इसके 32 से रिएक्ट कर रहा था, अब 1 मोल इसके 16 से करेगा तो ऑब्वियस है ये लिमिटिंग हो गया, ये पहले खत्म हो जाएगा। अब जब ये पहले खत्म हो जाएगा तो इसके से इससे ही प्रोडक्ट बनेगा। अब इससे प्रोडक्ट कैसे बनेगा उस पे आ जाओ। सीधा लिखो कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना बन रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2 बन रहा है। तो देयरफॉर 16 से कितना बनेगा 44/32 इंटू 16 दिस इज 22। ठीक है, आपका यार ये तो कट शॉर्ट हो गया, तो पहले प्रूफ कर देना जैसे मैंने इससे पहले प्रूफ किया था। ठीक है, कि पहले मैंने लिमिटिंग प्रूफ करा था कि दिस इज द लिमिटिंग एंड देन लिमिटिंग से प्रोडक्ट बना देना ऑक्सीजन से। ऐसे ही इससे पहले वो 2 लाइनें लिख देना बीच में। ठीक, कि इसका 1 मोल इतने ग्राम से नहीं, इसके 32 ग्राम इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं तो 16 कितने से करेंगे। ठीक, तो सीधा ये बच जाएगा, ये खत्म हो गया तो ये लिमिटिंग कंफर्म, इससे पूरा बना देना। ठीक है, थर्ड केस देखो कैसे भी कर सकते हो। इन्होंने तो डायरेक्ट वैसे ही किया है कि पहले बताया इसका 32 इसके 1 मोल से कर रहा है तो 16 इतने से कर रहा है। पहले ही लिमिटिंग प्रूफ कर दिया, वो 2 लाइनें लिख के देन ये कर दिया। ठीक है, जो बुकिश सॉल्यूशन है उसमें पहले लिमिटिंग प्रूफ कर देना। तीसरा केस क्या है? तीसरे में कह रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम। अब इसके 2 मोल ले लिए, इसका 16 ले लिया। तो यार एक छोटी सी बात है, फिर से एक चीज सोचो। हमने अभी एक चीज देखी, जब ये 16 ग्राम था और ये 1 मोल था, 16 था, लिमिटिंग कौन आया था ऑक्सीजन। अब ये 16 ही रखा है, 2 मोल कर दिया, लिमिटिंग कौन आएगा ऑक्सीजन। तो वो दोनों लाइनें सेम यहाँ पे प्रूफ कर देना कि पहले क्या लिखना 32 ग्राम से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 16 से कितना 0.5 है, कितने 2, तो लिमिटिंग ही कंफर्म। पहले वो लिख दोगे कि लिमिटिंग ये हो गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ कि भाई 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कार्बन कितना रिएक्ट करता है 1 मोल। तो देयरफॉर 16 से कितना रिएक्ट करेगा 1/32 इंटू 16 दिस इज 0.5 मोल। है कितना मेरे पास 2 मोल, यानी देयरफॉर O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट कंफर्म्ड। ये कंफर्म्ड हो गया। यही तीनों लाइन है ऊपर लिखनी थी यहाँ पे सेम। इससे पहले में आगे आओ,
अब जब O2 लिमिटिंग कंफर्म हो गया तो O2 से ही प्रोडक्ट आना है, तो फिर से वही क्वेश्चन कि 32 ग्राम से 44 है तो 16 से कितना, तो 44 अपॉन 32 इंटू 16 आंसर आ गया 22 ग्राम। सेम क्वेश्चन है, ठीक, यही आएगा ना, चेक कर लेते हैं। 8 4 द 8 2 द 2 द, ठीक, वो सीधे सीधे 16 2 द आ तो रहा है, इससे काट दोगे 22 आंसर। ये चीज समझ में आती है, ठीक है। ये खत्म हुआ आपका कौन सा आर्टिकल, स्टोइशियोमेट्री बेसिक लेवल पे, नहीं एलिमेंट्री लेवल पे, बहुत अच्छे से। आपने क्या करना है, आपने जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन है, 2 6 7 8 9, हाँ 13 क्वेश्चन है। इन 13 के 13 की खुद से प्रैक्टिस करिए, हाँ खुद से आंसर निकालिए। कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप करिए, पूछिए मेरे से, ठीक, नंबर आपको सभी को पता है, कोई भी डाउट हो पूछिए। वीडियो बनाने की जरूरत होगी, वीडियो में दोबारा से बता दूंगा एक अलग तरीके से, व्हाट्सएप पे ही कुछ बता सकता हूँ तो उस पर बता दूंगा, ठीक है। आप चेक